डिजिटल स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आज आज हम लोग का जो डेमो लाइव है वो केमिस्ट्री का है। और आज अपने साथ जो डिजिटल में केमिस्ट्री का आपका क्लास ले रहे हैं वो है हेमंत सिन्हा। मोर देन 8+ इयर्स एक्सपीरियंस, 8 साल से अधिक का एक्सपीरियंस इनको जेईई मेंस और नीट्स में ही है। बहुत सारा रिजल्ट हो गया इनका, बहुत सारा स्टूडेंट आज डॉक्टर है, बहुत सारे लोग आज इंजीनियर हैं। तो अपने साथ हेमंत सर जुड़े हुए हैं, आपका ये केमिस्ट्री का क्लास लेंगे। आज पूरा कोर्स स्ट्रक्चर समझाएंगे और अपना जो कंटेंट होगा वो कंटेंट लेंगे। ठीक है, आप डिजिटल के कोर्स में कैसे जुड़ सकते हैं इसको डिस्कस हम लोग क्लास के लास्ट में करेंगे। ये क्लास 7:45 से 8:45 तक चलने वाला है, तो 8:40 में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आपको बता देंगे कि किस तरह से कोर्स में आप जुड़ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ओवर टू हेमंत सर। हेलो स्टूडेंट्स, आप सब बहुत अच्छे होंगे। डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत। जैसा कि सर ने आपको बता दिया है कि मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर और जेईई मेंस और एडवांस के सिलेबस को डील करूंगा आपके साथ। सबसे पहला और छोटा सा बात आप समझ लें क्या कि जेईई मेंस और एडवांस्ड में देखो सिलेक्शन होना बाद की बात है बच्चों। पहले अपनी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, अपने आप को आप प्रिपेयर करेंगे एक तरीके से, एक मैनेजमेंट के साथ, तभी आपका काम हो पाएगा। यानी आई मीन टू से कि आप मेंस में पहले क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद एडवांस्ड। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मेंस में सारे बच्चे जब अपियर होते हैं, बहुत सारे बच्चे निकालते हैं, कवर करते हैं मेंस को, और उसके बाद जो बच्चे निकाल पाते हैं उसमें से ओवरऑल इंडिया में 1,50,000 स्टूडेंट ही एडवांस के लिए फिर आगे जाते हैं। उसी के बेसिस पर फिर आपको कॉलेजेस प्रोवाइड होता है। तो ये सब बातें तो हम लोग की क्लास में चलती रहेंगी, ज्यादा हम लोग बातचीत ना करें और पढ़ाई अगर करें तो बेहतर होगा। तो आप मेरे साथ बन जाइए फटाफट और देखिए हम लोग का क्या डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहला आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो चैप्टर्स जो हमें पढ़ाए जाएंगे उन चैप्टर्स का परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस कैसा है और हमारे पास कितने क्वेश्चंस उसमें से आएंगे। आप देख सकते हो, हमने यहाँ छोटा सा ग्राफ बनाया है और उसके हिसाब से हमने समझाया है। जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये क्लास 11 का टॉपिक है। क्लास 11 का टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अल्कोहल फिनॉल ईथर क्लास 12 का है। रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11 का है। केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 का है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 का है। पी ब्लॉक एलिमेंट 11 12 दोनों में पढ़ने हैं बेटा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ओनली क्लास 11 को पढ़ना है। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर अभी हमने इसको अलग-अलग सेपरेट कर दिया है। इस बार के सिलेबस में कुछ इसी तरह की बातें होने वाली हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स अलग है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स अलग है। वैसे क्लास 12 के बोर्ड वाले या एनसीईआरटी में आप देखना एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड एक साथ दिया गया है। तो ये सब टॉपिक्स हैं, आप जितना भी सारे चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशन है, सॉलिड स्टेट है, ये सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट क्लास 12 का है। केमिकल थर्मोडायनामिक्स क्लास 11 में पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री का माँ बाप समझ लो, बहुत बढ़िया पढ़ना पड़ेगा, इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है। दूसरी तरफ फिर हम लोग देखें तो आयनिक इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक्चुअली में दो भाग में बटा है, केमिकल और आयनिक दोनों हम लोग पढ़ेंगे, दोनों डिस्कशन होगा बहुत अच्छे तरीके से, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो सरफेस केमिस्ट्री ये आपका क्लास 11 का 12 का है। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 का है। डिफिकल्ट टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। गैसेस स्टेट क्लास 11 का है। सिमिलरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्लास 12 के हैं। पॉलीमर्स क्लास 12 का है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ये सिलेबस में अभी आपको दोनों में मिला के पढ़ना है, 11 12 दोनों में, ये हम लोग पढ़ाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 में है। मोल कॉन्सेप्ट जो आज की टॉपिक है हम लोगों को जो पढ़ना है बहुत अच्छे ढंग से। मोल बहुत अनमोल कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है, ये सब चीज सीखेंगे। एमीन्स एंड डाइज़ोनियम सॉल्ट क्लास 12 का है बेटा। बायोमॉलिक्यूल्स क्लास 12 का है, बायोलॉजी के साथ आप पढ़ेंगे। एंड एल्केन अल्कीन अल्काइंस जिसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं बेटा। अल्केन अल्कीन अल्काइन जिसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, तो वो भी आपका क्लास 11 का टॉपिक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो क्लास 12 में आप मेरे साथ पढ़ेंगे। तो ओवरऑल हमें आईआईटी के लिए तो ये सारे चैप्टर्स, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। हाँ, हमने इसको सीक्वेंस वाइज अभी नहीं देखा है।
हमने सिर्फ एक मार्किंग स्कीम यहाँ पर आपके लिए बना कर रखा है। ओवरऑल परसेंटेज देख सकते हो, हर एक कलर यहाँ बना दिया है, उसी कलर पर ये ग्राफ प्लॉटेड है कि इसमें इतने परसेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खैर ये सब आप पढ़ते जाओगे, टॉपिक्स तो हमारे साथ डिस्कशन होता रहेगा कि हर एक टॉपिक में अभी आप थोड़ी देर में तुरंत देख लोगे नेक्स्ट स्लाइड में कि किसमें से कितने क्वेश्चंस पूछेंगे और कितने मार्क्स के। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब आप सब देख सकते हो बेटा टॉपिक कितना कौन सा है, उसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मार्क्स कितने आएंगे, ये आप सारे अच्छे से सब लोग देख सकते हो वेरी इजीली। ध्यान देना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक साथ हमने कंप्लीट किया तो इसको 3 मार्क्स में हमको मिलेगा और 3 क्वेश्चंस मिलेंगे और मार्क्स होंगे 12। प्रेडिक्टेबल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, ये क्लास 11 का ही थर्ड चैप्टर है बेटा, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये भी 3 क्वेश्चन हमको देके जाएगा, मजेदार क्वेश्चन एकदम रसगुल्ला जैसा मजा आएगा इसमें, और ये 12 मार्क्स। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको इसी तरह से सब आप देख सकते हो, ठीक है, इनको आप पीडीएफ में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा आसानी से, सबको मिल जाएगा ये सब, आप एकदम टेंशन ना लें। और ये सब सारी चीजें, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल आयनिक, जो जो हमने अभी बातें की थी उन सब पर यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और मार्क्स है, ठीक है। आपको मैं बता दूं आईआईटी में इस वर्ष यानी 2021 से जो सिलेबस जो नया बनाया गया, इसमें टोटल जो है वो 300 मार्क्स आपको मिलेगा, कंप्लीट 300, ओके। जिसमें अब 300 मार्क्स में आपको ये भी बता दिया जाए कि आपको 90 क्वेश्चंस दिए जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के। कितने? 90 क्वेश्चंस, मतलब सर 30 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, आउट ऑफ देम आपको 25 क्वेश्चंस ही करने हैं हर पेपर से, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो या फिर मैथ्स का। कैसे सर 30 मिल रहा है तो 25 ही क्यों? 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज के होंगे और जो रेस्ट 10 क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, इसमें से हमें 5 ही करने हैं, 5 छोड़ देना है, ठीक है, जाने दो उसको। तो ये हमारा 25 क्वेश्चंस का खेल चलेगा हर सेक्शन में और टोटल आपको 300 मार्क्स इसमें से दिए जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 1 आपका मार्क जो है कट जाएगा अगर आपने रॉन्ग आंसर किया। तो खैर ये सब तो हम लोग बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हम लोग का रॉन्ग होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा अगर प्रैक्टिस किया जाए तो हम लोग बहुत अच्छे ढंग से और बहुत सही तरीके से हम लोग चल सकते हैं। आपको बस मेरे साथ बने रहना है, करना कुछ नहीं बेटा, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ और शुरुआत हो जाएगा अपने चैप्टर। तो हमारा पहला लेक्चर यहां से शुरू होता है। केमिस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? ये फिजिकल साइंस का, कैसा साइंस का बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, सिर्फ साइंस नहीं बोल रहे हैं बेटा, कैसा बोल रहे हैं? फिजिकल साइंस का एक ऐसा पार्ट जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में हमको डिस्कशन करके बताएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताएगा, वही सिंपल केमिस्ट्री है। अभी आप लोग एकदम न्यू बॉर्न हो बच्चे, एकदम छोटी छोटी चीजें आप मेरे साथ सीखिए, बेस बनाइए स्ट्रॉन्ग, फिर हम लोग ऐसा नहीं है बेटा हम लोग आएंगे पहले दिन क्वेश्चंस करना शुरू कर दें, एकदम ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके और सबसे हाईएस्ट तक पहुंचेंगे, और यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन टारगेट है हमारे डीजीयू का, कि आपको सबसे बेस्ट बनाना है। तो अब हम लोग चलते हैं यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स जो है वो 2 सेक्शन में हमने बांट रखा है, एक है मैटर जिसको हम सब्सटेंस भी कह सकते हैं, और दूसरी आप देख सकते हो एनर्जी। एनर्जी आपने पढ़ रखा होगा, E = mc², बहुत बार सुना होगा, है ना, आइंस्टीन का एनर्जी रिलेशनशिप E = mc²। खैर वो सब बातें तो होती रहेंगी, फिजिक्स में भी आपको वो सब डेरिवेशंस वगैरह आपने पढ़ा होगा या आगे आप करेंगे, लेकिन आप फिलहाल अभी इतना समझ लें कि यूनिवर्स हमारा 2 टर्म में डिवाइडेड है, मैटर या सब्सटेंस और दूसरा एनर्जी। मैटर को हमने फिर से अलग-अलग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है मेरा प्योर सब्सटेंस और दूसरा है हमारे पास क्या, दैट इज प्योर सब्सटेंस, और दूसरा हमारे पास है इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में कौन आएंगे? तो एलिमेंट आएगा और दूसरा कंपाउंड आएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट कौन होंगे समझना होगा, कंपाउंड कौन होंगे समझना, हर एक छोटा छोटा चीज पहले सब जान लेना है। एलिमेंट भी अलग अलग 2 फॉर्म में बटा है, एलिमेंट भी अलग अलग 2 फॉर्म में बटा है। अब ये 2 फॉर्म कौन कौन है? मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब जो सिंगल एटम के रूप में प्रेजेंट है, अवेलेबल है, खास करके मेटल्स। कौन?
अपने पीरियोडिक टेबल में आपने सुन रखे होंगे अब तक 118 एलिमेंट जो 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसमें से जो मेटल्स हैं वो सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मली हमने सुन रखा होगा ये भी बात कि एलिमेंट अकेला नहीं रहता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। किसका होता? मॉलिक्यूल्स का होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वीडियो क्लियर नहीं है बेटा? क्लियर? ओके ओके, चलो। तो मोनो एटॉमिक एलिमेंट में कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आई मीन टू से कि सारे मेटल्स, आप सुनते जाइएगा, सारे मेटल्स, जितने मेटल्स हैं वे सभी मोनो एटॉमिक में आएंगे। यही दूसरी तरफ अगर हम पॉलीएटॉमिक की बात करें तो पॉलीएटॉमिक कौन हुआ बेटा? जो अपने ही एटम से मिल करके कुछ नया बनाकर बैठा है। आई मीन टू से मॉलिक्यूल बनाकर बैठा है। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों मिला, आपस में खुश हो गया, O2 बना दिया। नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिला, N2 बना दिया। फास्फोरस मिला बेटा, P4 के फॉर्म में मिलता है। सल्फर SH के फॉर्म में मिलता है। बस यही सब आपको छोटी छोटी चीजें जो हम लोगों को समझनी है वो एकदम क्लियर कर लीजिएगा। मोनो एटॉमिक एलिमेंट कौन है और पॉली एटॉमिक किसको कहेंगे? ये एलिमेंट के टाइप के अंतर्गत है। अब आते हैं कौन सा? कंपाउंड। सुन रखा होगा आपने कंपाउंड, वैसे सब्सटेंस जो आपस में मिलेंगे लेकिन एक फिक्स्ड रेशियो होगा। कार्बन ऑक्सीजन मिला लेकिन एक रेशियो फिक्स है, बाय मास। जैसे कार्बन का मास कितना होता है बेटा? जरूर सुने होंगे किसी से। कार्बन का मास होता है 12, एटॉमिक मास हो गया 12, ऑक्सीजन का मास होता है कितना? 32। तो अगर आपसे हमने पूछ दिया कि कार्बन का मास जो है 12 है और ऑक्सीजन का मास है 16, तो 16 into 2 करेंगे बेटा तो 32। इसको सॉल्व करो, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, तो यह रेशियो कितना आया? 3:8 आया। तो ये एक 3, अब देखो इसको और हम सिंपल रेशियो में और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये इतना ही फिक्स हो गया। तो 3:8 जो आया है ये एक फिक्स्ड रेशियो है। तो जब एलिमेंट्स आपस में मिले और उनका एक फिक्स्ड रेशियो से भी आपस में मिलेंगे तो वो मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं। ये सब बच्चों की बातें, ये सब लोग जानते हैं, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट की बात है। लेकिन अच्छी बात है जो नहीं जानते वो भी समझ गए। NaOH है, सोडियम कार्बोनेट है बेटा, H2SO4 है, ये सभी हम लोग एक नॉर्मल कंपाउंड में मान सकते हैं, रख सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं हमारे पास, तो वो सब हम लोग समझेंगे। यहाँ तो बस हम लोग केवल एक समझ, एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप इन पर बेस्ड सवाल बहुत आसानी से बना सकें। नेक्स्ट टर्म आते हैं अब इम्प्योर सब्सटेंस की तरफ। प्योर की बात तो क्लियर हो गई सर। इम्प्योर सब्सटेंस में कौन आता है? तो इम्प्योर सब्सटेंस में आता है मिक्सचर। आप ध्यान से देखिए, मिक्सचर को हमने दो टर्म में डिवाइड कर दिया है। पहला टर्म है होमोजेनियस मिक्सचर। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। जेन मतलब प्रोडक्ट। तो जब दो या उससे अधिक चीज मिला और सेम प्रोडक्ट बन गया, आई मीन टू से कि वो एक, जैसे पानी चीनी सबको मिला दो, पानी चीनी। अभी मान लो तुमको हमने कहा जाओ बेटा मेरे शरबत बना के देना, कोई बच्चा क्या बोला? ठीक है सर शरबत बनाना है, अभी बना देते हैं चुटकियों में। कैसे बनाएंगे? तो सर पानी लिए, उसमें से कुछ 1 गिलास पानी लिया, 2-4 चम्मच चीनी डाल दिया। किसी बच्चे का मतलब जो है अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने बोला कि नहीं हमें सर उसमें नींबू भी डालना है, तो नींबू भी डाल दिया। तो वो क्या हो गया? सब चीज मिला, एक सेम फेज में आ गया। अच्छा वो 2, हाँ ये क्या हो गया बेटा? इसमें यहाँ पर जो 2 होगा वो एक्चुअली नीचे में होगा, बाय मिस्टेक वो वैसा रह गया। होमोजेनियस की बात कर रहे थे हम लोग। होमो का मतलब हमने कहा बेटा सेम। तो हम आपको बता रहे थे कि मान लो हमने आपसे शरबत मंगाया, जाओ बेटा पहले शरबत बना के लाओ, है ना? ऑनलाइन में तो आप लाओगे नहीं, लेकिन फिर भी चलो समझते हैं। तो शरबत बनाने की बात है, तो किसी बच्चे ने कहा कि ठीक है सर चलिए हम शरबत आपको बना के पिलाते हैं। एक गिलास लिया, उसमें पानी भरा, एक गिलास में कंप्लीट, और 3-4 चम्मच चीनी डाल दिया, किसी ने उसमें नींबू भी डाल दिया। किसी का मन हुआ अच्छा सर को नमक वाला पिलाते तो थोड़ा नमक भी डाल देते। लेकिन सारी चीज जब हम ऐड कर दिए तो हमें क्या दिखेगा बेटा? बाकी सब चीजें नहीं दिखेंगी, सिर्फ क्या दिखेगा? पानी दिख रहा है। मतलब 2-3 चीजें मिलाकर 4 चीजें मिलाएं और हमें दिखा सिर्फ एक चीज। यानी जब सेम फेज में आ गया कोई मिक्सचर, जब इसमें आ गया सेम फेज में आ गया, तो उसको हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। अगर डिफरेंट फेज हुआ तो उसे हम कहेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जैसे मान लो बालू और पानी, वो दोनों मिला दिया, हमें दोनों फेजेस अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। बालू नीचे बैठा हुआ, पानी ऊपर, तो वो कैसा मिक्सचर होगा? हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। लेकिन आप भूले नहीं, जहां कहीं होमोजेनियस मिक्सचर दिखेगा बेटा, जहां कहीं होमोजेनियस मिक्सचर दिखेगा तो वो हम कहेंगे उसको सीधा सीधा सॉल्यूशन। अभी हमने कहा आपको शरबत बनाना है,
सरबत यानी क्या है? सॉल्यूशन है। मतलब कब सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? लीजिए सर, आधा डेफिनेशन तो हमको यही मिल जाएगा। सॉल्यूशन है क्या? तो सॉल्यूशन हम लोग का सिंपली एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? एक होमोजेनियस मिक्सचर। बस हम सिंपल सा बात याद रखेंगे, इतना बात अभी आपके लिए एकदम सफिशिएंट है बेटा। हेटेरोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या है? जब फेज हमारा डिफरेंट डिफरेंट हो। फिर से सुन लेना, होमोजेनियस मिक्सचर मतलब सेम फेज, हेटेरोजेनियस मिक्सचर मतलब डिफरेंट फेज होगा। जब भी डिफरेंट फेज होगा तो दो अलग अलग चीजें। ये क्लास 9th का बात है, एकदम सिंपल। पहला सस्पेंशन और दूसरा कोलॉइड। सस्पेंशन बताते हैं आटा और पानी। बहुत लोग आटा सानते होंगे घर रोटी बनाने के लिए, मम्मी को देखे होंगे बनाते हुए। तो ये फ्लोर और वाटर का जो मिक्सचर हुआ, इसको हम क्या कहेंगे? सस्पेंशन। समझो समझो इस चीज को, सस्पेंशन। चाउमीन बहुत खाते हो क्या? सब पता है हमको। मेयोनीज डालते हैं, देखो। फिर से समझा देते हैं, दोबारा से समझाते हैं। ओके, दोबारा से समझाते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर के दो टाइप हैं, ध्यान से आप सुनिए। हेटेरोजेनियस मिक्सचर के दो टाइप हैं। पहला टाइप है सस्पेंशन और दूसरा टाइप है कोलॉइड। सस्पेंशन का मतलब क्या हुआ? जब जैसे हमने कहा, ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। सस्पेंशन का मतलब आटा और पानी हम लोग मिला करके जो पेस्ट बनाते हैं ना, वो एक तरह का सस्पेंशन है। मेयोनीज जो खाते हो चाउमीन में डालकर, चिली चाउमीन जो बनता है उसमें खाते हैं, मेयोनीज डालते हैं ना, व्हाइट व्हाइट वाला, तो वो भी क्या है? एग्जांपल का सस्पेंशन का एग्जांपल। दूसरी तरफ कोलॉइड के बारे में सुनो, जैसे बटर, बहुत अच्छा एग्जांपल। मिल्क, मिल्क में कैसे होगा? जैसे बेटा आप समझते होंगे मिल्क का जो सॉलिड पार्ट है, जिसको आम भाषा में लोग छाली कहता है ना? तो मिल्क एक एग्जांपल है, ब्लड एग्जांपल है किसका? ये सब एग्जांपल्स हैं कोलॉइड्स के बारे में। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। जब हम क्लास 12 का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो ये सब पूरा एक चैप्टर मिलेगा बेटा। उस चैप्टर का नाम है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, सरफेस केमिस्ट्री। ये सब चीजें उस समय भी आएंगी और बहुत अच्छे तरीके से डील भी की जाएंगी। अभी तो हम लोग बस इंट्रो ले रहे हैं इन सब चीजों का, छोटी छोटी बातें का। इन पर से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, बस हम लोग अभी ये सब छोटे छोटे डिस्कशन कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पर, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा। अब इस पर क्वेश्चन है क्या, या फिर इस टॉपिक को हम कैसे डील करेंगे, इसको समझते हैं। हाँ बेटा, फिर से समझाते हैं सस्पेंशन और कोलॉइड के बारे में। दोबारा से सुन लो और समझ लो। सस्पेंशन का मतलब हो गया जब कोई चीज, देखो जैसे मिक्सचर मिला लेकिन वो पूरी तरह से घुला नहीं है, पार्शियल सॉल्युबल है, तो उसको हम सस्पेंशन में रखेंगे। दूसरी तरफ जो मिला है लेकिन वो पार्शियल सॉल्युबल भी नहीं है, वो थोड़ा सा फेज उसका मोटापा यानी थिकनेस ज्यादा है, तो उसको हम कोलॉइड कहेंगे। आप फिलहाल के लिए भी इतना ही समझो बेटा, क्योंकि हम और इसको हाई लेवल में अभी हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो वो आपका गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आप अभी समझिए क्या चीज, जैसे हम आटा और पानी का घोल हम मिक्स किए तो वो एक सस्पेंशन बनेगा, लेकिन ब्लड हमारे पास एक कोलॉइड जैसा है, क्योंकि उसका थिकनेस हम बना सकते हैं या दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। मिल्क आसानी से, मिल्क में हम कैसा बताएं, जैसे छाली है ऊपर आ गया और मिल्क अपना नीचे रह गया, तो वो एक कोलॉइड कहलाता है। तो ये सब सिंपल से एग्जांपल्स हैं जो सस्पेंशन और कोलॉइड में डिफरेंस बताते हैं। इन फ्यूचर आगे आने वाले क्लासेस में हम इसका डेफिनेशन भी आपको बताएंगे और विद एग्जांपल आपको और अच्छे से इमेज के थ्रू हम आपको समझाएंगे बेटा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारा शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सभी आ सकते हैं बेटा एग्जांपल्स में प्रोडक्ट्स के। बहुत सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स है ना, तो ये सभी एग्जांपल्स बन सकते हैं प्रोडक्ट्स के। चलिए आगे का डिस्कशन हम देखते हैं, हमारा सबसे मेन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है मोल। मोल के बारे में आप समझ लीजिए। मोल का मतलब कोई भी सब्सटेंस, जैसे मेरे पास ये पेन है, अगर हम कहेंगे 1 मोल पेन की वैल्यू कितनी है, 1 मोल पेन का मतलब हम पेन को हम क्या समझते हैं, ये सब्सटेंस समझेंगे, दिस इज द सब्सटेंस। तो इस पेन का क्या अमाउंट है, कितने अमाउंट में है, वो हम किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं, मोल में। किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं, मोल में। तो किसी सब्सटेंस का अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए, यस 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 स्नेहा जी बिल्कुल सही है आप, अभी जस्ट हम लोग उसमें पहुंचने वाले हैं बेटा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मजा आने वाला है बात। तो हम कह रहे थे कि 1 मोल सब्सटेंस मतलब 1 मोल पेन है बेटा, तो इस 1 मोल पेन का क्या वैल्यू बन रहा है,
क्या अमाउंट बन रहा है, उसी अमाउंट को हम मोल कहते हैं। यस, आप पूछिए क्वेश्चन, जिनको भी पूछना है। ओके, तो 1 मोल की वैल्यू अभी अभी किसी बच्चे ने बताया कि 6.022 into 10 का पावर 23 पार्टिकल्स। बेटा देखो, मोल को हम लोग 3 टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। कौन कौन सा टर्म है? नंबर, मास और वॉल्यूम। क्या क्या टर्म बोले हम? नंबर, मास और वॉल्यूम। और सब्सटेंस का जो अमाउंट है वो हम लोग, आप देख सकते हो सब्सटेंस का अमाउंट, वो हम लोग यहां पर जो डिस्कस किए मोल है। मोल मतलब मोल किसके लिए यूनिट होता है बेटा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। इसको हम इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, उसी चीज को हमने टर्म केवल लिख करके समझा दिया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है? मोल है, और उसको हम 3 टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस किस टर्म में हमने कहा? याद कर लो मेरे साथ। किस किस टर्म में हमने कहा? मोल, सॉरी, मास, नंबर और वॉल्यूम, ये 3 टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। ओके, आइए अब कुछ सवाल समझेंगे इस चीज को, और इसको लिखा कैसे जाए। मान लो बेटा हमारे पास हमने लिखा मोल, एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने क्या लिखा? मोल लिखा है। मोल को हम लोग कितने टर्म से एक्सप्रेस कर पाएंगे? एकदम सिंपली समझो बेटा, समझना। सबसे पहला हम किस टर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे? हमने कहा इन टर्म्स ऑफ, कौन सा टर्म हमने कहा? मास के टर्म में कहा। दूसरा कौन सा टर्म हमने कहा? इन टर्म्स ऑफ नंबर भी हमने कह दिया है। इन टर्म्स ऑफ क्या है? नंबर है। नंबर कौन सा? तो वही एवोगाड्रो नंबर अपना पुराना। और थर्ड और लास्ट कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये सब आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं बेटा, बस हम लोग उसको थोड़ा सा अलग मेथड से, ट्रिकी मेथड से इसको समझेंगे, और बहुत आसानी से हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। बस यही चीज हमें समझना है। मास के टर्म में भी समझ लो। मास के टर्म में कौन कौन हो सकता है? तो वो हो सकता है बेटा एटॉमिक मास, मतलब किसी एटम का मास हम लोग लेके काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम ले सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, हो सकता है कोई मॉलिक्यूल का बात रहेगा तो उस पर डिस्कशन होगा। और थर्ड और लास्ट है बेटा, उसको हम पढ़ते हैं फॉर्मूला मास। देखो, 2 चीजें तुम्हारे लिए एकदम कॉमन है, लेकिन थर्ड वाला थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा बेटा, ये आपने डिस्कशन नहीं किया होगा। एटॉमिक मास को हम लोग क्या कहेंगे? मतलब जब भी एटम का मास दिया रहेगा तो एटॉमिक मास है, जब भी मॉलिक्यूल का मास है तो मॉलिक्यूलर मास है, और जब भी आयन का मास है तो उसको हम फॉर्मूला मास कहेंगे। तो हम लोग कह रहे थे बेटा मास के टर्म में हम लोग तीन तरीके से हम लोग मास को समझ सकते हैं। समझ लो कौन कौन सा मास बोले सर? एटॉमिक मास, जब भी एटम की बात होगी तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का बात होगा तो मॉलिक्यूलर मास, लेकिन जब आयन की बात होगी तो वहां यूज होगा कौन सा मास? फॉर्मूला मास। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है मास के टर्म में हमको मोल को समझाना। यही 3 टर्म से हम मास को समझाएंगे। अगर मान लो बेटा हमने क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे एक एटम लेते हैं, मान लो हमने क्वेश्चन पूछ दिया नाइट्रोजन एटम, तो सबको पता है नाइट्रोजन का मास होता कितना है बेटा? तो 14। तो एटॉमिक मास अगर 14 है तो हम कहेंगे, सीधा बात समझने की कोशिश कर रहा था, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम ये कितने के बराबर होगा बेटा? तो ये होगा 1 मोल के बराबर। एकदम सिंपल। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम किसके बराबर होगा? तो 1 मोल के बराबर हो गया। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में। मॉलिक्यूलर मास है, मान लो हमने CO2 ले रखा है बेटा, देखोगे समझना बेटा बहुत आसान है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं अभी थोड़ी देर में इन सब पर भी आपको स्लाइड मिलेंगे, दिखाई पड़ेंगे बहुत आसानी से, लेकिन हम आपको यहीं पर लिखकर समझा रहे हैं। तो देखो बेटा हम लोग कह रहे थे कि मॉलिक्यूलर मास के बारे में हम लोग को अगर देखना है, समझना है, तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे कार्बन का मास कितना हो गया बेटा? 12 हो गया। ऑक्सीजन का मास होता है, देखो प्लस करते जाएंगे, हर एटम का मास निकालने के पहले प्लस लिखेंगे। कार्बन का मास है 12, फिर लिखेंगे प्लस, फिर ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? तो 2 है। तो इसको हम, ये जो 2 है, ये जो 2 है वो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा स्नेहा, शाबाश बेटा। तो ऑक्सीजन का मास हो गया कितना? तो 16 into 2 करेंगे बेटा, यानी टोटल कितने हो गए? तो 44 ग्राम। अब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप मुझे जवाब दोगे बेटा 44 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इक्वल टू हाउ मच मोल? बताओ बेटा, सब सारे बच्चे प्लीज आंसर करें। 44 ग्राम, एकदम सबको दिखाई पड़ रहा है? 44 ग्राम, जैसे हमने बताया था बेटा 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम किसके बराबर था? 1 मोल। तो उसी तरह मुझे बताओ 44 ग्राम ऑफ CO2 कितने मोल के बराबर है बेटा? जल्दी से आंसर कर दो। 44 ग्राम ऑफ CO2 कितने मोल के बराबर होगा?
कितने मोल के बराबर होगा? आई एम वेटिंग, बता दो जल्दी से। 44 ग्राम। यस, वेरी गुड हर्ष, शाबाश, सब बच्चे को पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 मेरा 1 मोल के इक्वल होगा। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। फॉर्मूला मास मतलब आयन का मास है। जैसे हमने लिख दिया, मान लो कहीं पर किसी क्वेश्चन में लिख दिया है कैल्शियम 2+ Ca2+ आयन है, सपोज कर लो। कैल्शियम का मास होता है कितना बेटा? 40। बस उसी को हम उसका जो मास है, जो कैल्शियम का एटॉमिक मास है, अब वो आयन के रूप में है तो उसको हम क्या कह देंगे? फॉर्मूला मास कह देंगे। मींस 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम है सिंपली। तो अगेन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम आयन इज हाउ मच मोल? इज हाउ मच मोल? तो दैट इज 1 मोल। बहुत ही सिंपल है। मास के टर्म में हम लोग तीन तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। एटॉमिक मास है मतलब एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास है मतलब मॉलिक्यूल का मास, और फार्मूला मास है आई मीन टू से क्या होगा इसमें? आयन का मास होगा। अब सेकंड वाले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सेकंड वाला कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर का बात कर रहा है। नंबर कौन सा? तो अपना फेमस नंबर है 6.022 into 10 का पावर 23। यही नंबर है। ये इतने क्या है सर? तो ये नंबर जो है वो बेसिकली डील करता है बेटा किसके लिए? पार्टिकल्स के लिए। अब पूछोगे सर पार्टिकल्स कौन? पार्टिकल्स कौन? तो पार्टिकल्स में भी तीन चीज होगा बेटा। कौन कौन? एटम्स, फिर कौन? आयंस, और कौन? मॉलिक्यूल्स। कोई भी हो सकते हैं सर, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स। आप समझिए इस चीज को। तो जितने इतने पार्टिकल जो हैं वो किसी उतने ही एटम्स के बराबर होंगे, इतने पार्टिकल हैं तो उतने आयंस के बराबर होंगे, इतने पार्टिकल तो उतने मॉलिक्यूल्स के बराबर हैं। मान लो हमने सवाल आपसे पूछ दिया, एकदम सिंपल सवाल, ठीक है, सोच समझ करके आंसर करेंगे। 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? ध्यान से सुनो। हमने कहा था बेटा 1 मोल पेन में कितने पेन? तो 6.022 into 10 का पावर 23 इतने पेन। तो हमने आपसे पूछा 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल में कितना आपके पास मॉलिक्यूल्स होगा? तो क्या जवाब दोगे? यस, 1 मॉलिक्यूल नहीं बेटा, गलत हो रहा है। 1 मोल आपको नंबर के टर्म में बताना है, आराम से सोचिए। हमने पूछा है 1 मोल, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन बेटा। 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? इससे और सिंपल क्या क्वेश्चन पूछेंगे? 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? अभी हमने आपको बताया था, तो बता दें कितना मॉलिक्यूल्स होगा? नहीं बेटा, आप ग्राम में बता रहे हो। स्नेहा, चंदन, आप लोग ग्राम में बता रहे हो बेटा। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? तो CO2 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? भैया इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने? 6.022 into 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। हमने आपसे पूछ दिया, मान लो क्वेश्चन, ध्यान से समझो, नंबर की बात हो रही है बेटा, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हाउ मेनी। जब भी क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी आयंस, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम नंबर के टर्म में समझेंगे, मतलब इतने ही होंगे। अब क्रॉस चेक थोड़ा सा आपको कर लेते हैं। मॉलिक्यूल वाली बात अगर चलिए नहीं समझे तो क्रॉस चेक करते हैं। ध्यान से सुनना। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, एकदम धीरे धीरे समझना है। 1 मोल सोडियम एटम में कितने एटम्स होंगे? मेरा सवाल है, अंग्रेजी में भी बोल रहे हैं, हाउ मेनी एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 1 मोल? How many atoms of sodium are present in 1 mole? अब बताओ कितने एटम्स? यस स्नेहा, यू आर राइट, 6.022 into 10 का पावर 23 एटम्स। अब आप सबको समझ में आ गया बेटा? एकदम क्वेश्चन देखो कितना आसान सा सवाल पूछ रहे हैं। 1 मोल में, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, शाबाश ऑल ऑफ यू। अरे सब पहले से बहुत ब्रिलियंट हो, मुझे पता है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना आप लोगों के साथ, शाबाश। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर ऑफ एटम्स, या कुछ आयंस दिया रहेगा तो उतने आयंस, बस ये सब आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें, छोटी छोटी बातें जो आप पहले से पढ़ रखे हो उनको समझनी है बस। उसके बाद हमारा क्वेश्चन एकदम थोड़ा देर मुंह से बनेगा आसानी से। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं बेटा, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम कितना होता है? तो ये वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। कितना होता है? 22.4 लीटर्स होता है। एट कहां बेटा? तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एट NTP पर होता है। नॉर्मल
टेम्परेचर प्रेशर पर। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये 22.4 लीटर ही क्यों होता है? ये तो हम लोग नहीं सोचे हैं सर, बस हमने सुन रखा है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम हमेशा मोस्टली किसका हम लोग यहाँ यूज करेंगे बेटा? गैस के लिए यूज करेंगे। क्वेश्चंस हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा आपको, जब भी न्यूमेरिकल आएगा आपको, तो वो हमेशा गैस के लिए ही आएगा। जैसे आपको पूछ देगा 1 मोल ऑफ O2 गैस इज हाउ मच, कितना लीटर, मतलब कितना वॉल्यूम होगा। तो 1 मोल ऑफ O2 गैस में कितने लीटर होंगे? तो 22.4 लीटर। क्वेश्चन उल्टा करके पूछ सकता है बेटा, सर हम लोग एनटीपी में 22.4 लीटर या 22.7, हाँ एग्जैक्टली बेटा, एकदम सही समझ रही हो या समझ रहे हो जो भी थे। एनटीपी और एसटीपी में डिफरेंस समझ लो, अभी जस्ट हम इस पर आने वाले थे तुरंत। अगर हमारे पास मान लो एसटीपी पर दिया रहेगा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो हम उसको लिख पाएंगे 22.4 लीटर। क्वेश्चंस दोनों पर आ सकता है बेटा, और आप बिल्कुल 22.7 लिख सकते हैं। और जब भी रहेगा क्वेश्चन एसटीपी भी दे सकता है क्वेश्चन पर, एसटीपी पर भी क्वेश्चन दे सकता है। हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे बेटा, तो इसको क्लियरेंस एकदम बहुत क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर बात हम आपको समझा देंगे। लेकिन पहला सवाल तो मेरा अभी ये है कि ये 22.4 लीटर या 22.7 लीटर कहां से आएगा, कैसे आएगा? जैसे अभी स्नेहा जी पूछ रही हैं कि सर 22.4 की जगह पर 22.7 लीटर भी लिख पाएंगे क्या? तो पहले तो हम लोग ये जान लें कि कहां से आएगा, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी, हम लोग के पास एक इक्वेशन होता है बेटा, गैसेस इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या नाम है बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन। तो PV इक्वल टू nRT है, इसको हमने क्या कहा बेटा? इस इक्वेशन का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या नाम है? आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT। तो अगर हमको देखो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम की बात हो रही तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? nRT/P। ये आइडियल गैस इक्वेशन हम आपको पढ़ाएंगे गैसेस स्टेट पर। आप कुछ चीजें उसमें से आप पढ़े होंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इन सब के बारे में आपने सुना होगा, एवोगाड्रोस लॉ, इन सब के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप 100% मेरे साथ सुनेंगे। फिलहाल आप ये इक्वेशन याद रखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन का, दैट इज PV इक्वल टू nRT। तो यहां से वॉल्यूम हम निकाल पाएंगे तो वो कितना हो जाएगा? दैट इज nRT/P। n यहां पर क्या है बेटा? ये सब छोटी-छोटी बातें सब समझ में चाहिए। n हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, जिसकी वैल्यू हम यहां कितनी पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। r को हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या पढ़ते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पढ़ते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? सीरियस सिस्टम में होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ये r की वैल्यू होती है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पढ़ते हैं। दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T का मतलब हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको आप रखोगे कितना? तो 273 केल्विन। अगर यही नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तब कितना रखोगे बेटा? नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तो इसको रखेंगे हम 298 केल्विन। एकदम सिंपल। जब अगर आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर रहेगा तो 273, नॉर्मल रहेगा 298। यहीं से वैल्यू चेंज कर जाता है 22.4 के बदले 22.7। अगर नॉर्मल रहा एनटीपी के लिए तो 22.7 होगा, और स्टैंडर्ड रहा बेटा तो स्टैंडर्ड एटीएम का मतलब है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल, एटीएम का मतलब क्या हमने बताया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जिनकी साउंड अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम बेटा, आपने फोन का साउंड आप थोड़ा सा बढ़ा लो तो आपको शायद साउंड अच्छा आ जाएगा, ठीक है? या फिर आप हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत क्लियर वॉइस आ जाता है। प्लीज अगर आपके पास है तो हाँ सब कुछ बताएंगे बेटा, सब कुछ बताएंगे। P यानी प्रेशर है, V का मतलब वॉल्यूम है, P मतलब प्रेशर और V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, R का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर है। अब प्रेशर की बात है बेटा, तो प्रेशर कितना आता है? तो यह प्रेशर हम लोग एज्यूम करते हैं कितना? 1 atm। कितना एज्यूम करते हैं? 1 atm। थोड़ा सा हम इसको इस बार इधर लिखेंगे, अभी आप सुन ले, एक बार दोबारा से सुन ले, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। R का मतलब हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। बस इतना ही लिखा है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। और T मतलब टेम्परेचर है। अगर ये टेम्परेचर स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर में 273 है, अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो ये 298 होगा।
और प्रेशर हम कितना एज्यूम कर रहे हैं 1 atm। 1 atm को अगर हमको बार में लिखना हो, किसमें, बार में, प्रेशर का यूनिट बार भी होता है, तो 1 atm इक्वल टू होता है बेटा 1.013 बार। तो अगर हम ये सब चाहें तो ये सारे वैल्यूज हम पुट, तो इन सब वैल्यूज को जब पुट करोगे तो वॉल्यूम जो है, तो सोचो जरा वॉल्यूम n बराबर हमने कितना रखना है, तो 1, r के जगह पर हम कितना रखेंगे 0.0821, टेंपरेचर हम कितना रखें बेटा 273, प्रेशर कितना रखें बेटा 1, तो ये एग्जैक्टली 22.4 लीटर्स के इक्वल होगा। आप सॉल्व करके आसानी से देख सकते हो। ये है वॉल्यूम का कांसेप्ट, मतलब आया कहां से। एटीएम का मतलब है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, प्रेशर का यूनिट है बेटा बार, प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर का यूनिट ये भी होगा, एटीएम भी और बार भी, हम दोनों टर्म में इसको समझ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा वॉल्यूम कैसे हम लोग ला रहे थे, उसके बारे में बातें हो रही। आगे चलते हैं। अब जो बातें हमने आपको बताई, जो बातें हमने आपको बताई हैं उन सबको आप समझ लीजिए। सबसे पहला है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर के बारे में। हमने अभी आपको बता दिया है नंबर के बारे में कैसे होगा। तो 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल्स होंगे बेटा, पार्टिकल का मतलब भी पता है, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स, तो वो सब हमको पहले ही आप बता चुके हैं। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स, तो 6.022 into 10 का पावर 23 पार्टिकल्स हैं। और पार्टिकल्स का मतलब क्या क्या आप बताएं हैं सर, तो एटम्स भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ये सब सिंपल कॉन्सेप्ट है। एटम्स भी, आयंस भी और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और वो सब किसके बराबर होंगे, तो 1 मोल के बराबर होंगे। जितने भी एटम्स होंगे वो सब, जैसे हमने क्वेश्चन पूछ दिया मान लो, अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना बेटा, तो एकदम समझ में आने लग जाएगा। छोटा छोटा बात, जैसे हमने आपको कहा 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम में कितने एटम्स होंगे। क्वेश्चन ध्यान से सुनो बेटा, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, सर 22.4 के बाद हमने लीटर लिखा था बेटा, ओके। तो हमने आपसे पूछा 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम में कितने एटम्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। बताओ बेटा कितने हैं, मतलब हाउ मेनी है। और जब भी बोले थे क्वेश्चन सर हाउ मेनी में रहेगा तो नंबर की बात करेंगे, और वो कौन सा नंबर होगा, तो वो एवोगाड्रो नंबर होगा। इसको कौन सा नंबर बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। यस इट इज 6.022 into 10 का पावर 23। और कितने ही क्या होंगे, एटम्स होंगे, किसके, तो नाइट्रोजन के। आयंस होंगे तो होते हैं आयंस, मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स एंड सो ऑन। बहुत आसान। इसका मतलब सर आप यही कहना चाहते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अगर रहा 1 मोल का, तो वो किसके बराबर होगा, तो वो कलेक्शन होगा किसका, तो 6.022 into 10 का पावर 23 पार्टिकल। अब यहाँ सब्सटेंस का मतलब भी समझ लेना चाहिए कि मतलब होगा यहाँ पर कोई भी एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है या कोई आयन हो सकता है, कुछ भी दिया रहेगा। यहाँ पार्टिकल का मतलब भी तो वही बात है बच्चों, एटम्स होगा या आयन होगा या मॉलिक्यूल्स होंगे। एकदम क्लियर समझ लो इसका, इसमें कुछ नहीं रखना है। अब पार्टिकल देख लो, यहाँ हमने उस बात को भी एक्सप्लेन कर दिया है। पार्टिकल मतलब एटम भी होगा, मॉलिक्यूल भी होगा और आयन भी होगा। ये तो याद रखना है, पार्टिकल का मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन। बस एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहां से मिलने वाले हैं। उस स्लाइड को अब देखते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए सब्सटेंस और पार्टिकल्स में आप समझ लीजिए कौन सा सब्सटेंस कैसा है, क्या कहलाएगा। सब्सटेंस के रूप में आप एलिमेंट भी देख पाएंगे, मतलब एटम्स भी देख पाएंगे और मॉलिक्यूल्स भी और आयंस। ये हमने आपको पहले बता दिया। सब्सटेंस 3 फॉर्म में अभी हमने आपको पीछे वाले स्लाइड में बताया, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो सब समझ लें कौन एटम है, कौन मॉलिक्यूल है, कौन आयन है, ये सब आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहला हम डिस्कशन करते हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट के बारे में। मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स कौन होंगे बेटा, जो पीरियोडिक टेबल में जो मेटल के रूप में अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, हाँ बेटा, बस एकदम सिंपल यूनिटरी मेथड से यूज करो, एकदम आसानी से हम लोग कवर कर लेंगे। बस यूनिटरी मेथड यूज करना और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। देखते जाना, बस देखते जाना। अभी तो हम लोग बस शुरुआत की, आज पहली क्लास है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्वेश्चंस डायरेक्ट हम लोग तुरंत नहीं करने वाले। अभी पहले हम लोग छोटी-छोटी बातें सीख रहे हैं, और क्वेश्चन जब बनाएंगे सर एक बार बिना पेन छुए ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ टेंशन नहीं आएगा। बस यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करना है, सर जो ट्रिक देंगे वो इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। बहुत आसान है बेटा। केमिस्ट्री बहुत इजी पेपर होता है, देखते जाना बस।
मोनो एटॉमिक एलिमेंट में कौन कौन हुआ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मतलब जितने मेटल्स हैं वो सब मोनो एटॉमिक एलिमेंट में। ये हम लोग पहले दूसरे स्लाइड में ही हमने आपको बता दिया था। और ये सभी क्योंकि सिंगल रूप से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इसीलिए इनको हम एटम का नाम देंगे। जब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जिनका ये देखो कुछ ऐसे भी होंगे जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा लेकिन वो अपने ही एटम के साथ मिलकर बने होंगे। तो जो अपने ही एटम के साथ मिलकर बनेंगे उन्हें हम पॉलीएटॉमिक के रूप में रख रहे थे, जिसको हम एक्चुअली में क्या कहते हैं, तो मॉलिक्यूल कहते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ओके, फिर हम लोग थर्ड देखते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड है बेटा। कंपाउंड हमने किसको कहा था, वाटर कंपाउंड्स। जब एलिमेंट्स आपस में मिक्स हुए और वो एक फिक्स रेशियो में मिले हैं तो वो वैसे कंपाउंड्स भी पार्टिकल के टर्म में मॉलिक्यूल्स के रूप में कहे जाएंगे। जैसे हमने आपको अभी क्वेश्चन पूछा था CO2 मॉलिक्यूल बताना है, 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। हमने ये कभी नहीं कहा CO2 कंपाउंड में बताओ कितने होंगे। हमेशा याद रखना पार्टिकल को जब भी पूछेंगे तो वहां क्या बोलेंगे सर, मॉलिक्यूल। भले ही वो कंपाउंड है लेकिन उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल के नाम से जानेंगे। सिमिलरली रेडिकल मतलब कुछ आयंस के रूप में बेटा। रेडिकल यानी कि आयन है, जैसे सोडियम पर 1 प्लस है, पोटेशियम पर 1 प्लस है, एल्युमिनियम पर हम लोग देखेंगे तो एल्युमिनियम पर एक्चुअली में यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है थोड़ा सा। एल्युमिनियम पर कितना होगा, एल्युमिनियम पर 3 प्लस होगा, एल्युमिनियम पर 3 प्लस होगा। ध्यान देना बेटा, एल्युमिनियम पर कितना प्लस होगा, 3 प्लस होगा। अब ये भी हम लोग को समझ लेना चाहिए कि किसमें कितना प्लस होता है, इसकी जानकारी हम लोग रख लेते हैं। किस पर कितना प्लस बनता है कैसे पता लगेगा। नेगेटिव चार्जेस वाले आपको याद करने ही पड़ेंगे। CO3 है उस पर देखो 2 माइनस लगा है, बाइकार्बोनेट आयन है तो 1 माइनस है, फॉस्फेट है तो उस पर 3 माइनस है। तो ये इस तरह से हम लोग बैठा सकते हैं। तो देखो जैसे हमने कहा, मान लो जैसे हमने कहा सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एकदम छोटा छोटा बात है, इसको सीख जाओ। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या क्या आएगा, 281। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, 1। अब जरा आपको सोच के बताओ, बच्चा वाला सवाल पूछ रहे हैं, सोच के बताओ कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा कि हमको ज्यादा लेना पड़े, टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता है तो क्या करेगा, और सबको हर बच्चा जानता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करना चाहेगा। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम पर कितना प्लस बनेगा, तो 1 प्लस बनेगा। सिमिलरली हम एल्युमिनियम लिखना चाहते हैं, मान लो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर ये हमें पता ही होना चाहिए सर, 1 से 30 तक एकदम हर हाल में नेक्स्ट वाले क्लास में याद रखना बेटा, बहुत क्वेश्चन आएगा इस तरह से। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 283। तो ये अपना कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा, मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, कितना लॉस करेगा, 3। इसीलिए इस पर चार्ज जो बनेगा, एल्युमिनियम पर चार्ज जो बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, 3 प्लस। बस एकदम सिंपल सा। इसी तरह कैल्शियम है तो 2 प्लस है, मैग्नीशियम है तो हमारे पास 2 प्लस है, सल्फेट है तो उस पर 2 माइनस। ये आपको आयंस जो नेगेटिव वाले हैं वो आपको एक पीडीएफ उसका भी आपको सेंड कर दिया जाएगा, आप उसको एकदम अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। बहुत ही मजेदार कांसेप्ट है ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब तो बातें सब होती रहती, पार्टिकल के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, क्लियर। तो बेटा अब देखो, अब हमारे पास जो कांसेप्ट है वो 1 मोल की सारी कहानी कहता है। कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, ये सभी कलेक्शन है किसके, तो वही एवोगाड्रो नंबर के, यानी 6.022 × 10 का पावर 23। जैसे हमने कह दिया 1 मोल ऑफ सोडियम एटम है तो हम क्या लिख पाएंगे बेटा, तो हम लिख पाएंगे 6.022 × 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। हमने कह दिया 1 मोल एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम भी मेटल एटम हो गया, मेटल एटम हो गया तो 6.022 × 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम। यहीं पर अगर हमने कह दिया O2 मेरा मॉलिक्यूल है, याद करो O2 क्या है हमारा मॉलिक्यूल है, तो वो कितना होगा, तो 6.022 × 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से बेटा लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, एकदम ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना। ये सभी कलेक्शन है इन्हीं पार्टिकल्स के, चाहे वो एटम के टर्म में हो, आयन के टर्म में हो और मॉलिक्यूल के टर्म में। तो ये सब आपके पास सिंपल, हमने कुछ आयंस के रूप में भी, जैसे आयन लिखा है तो इतने आयंस ऑफ NO3- है, मॉलिक्यूल है तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, एटम है तो इतने मॉलिक्यूल्स, इतने आपके पास एटम्स हैं, एंड सो ऑन। वेरी इजी, राइट। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। बहुत ही छोटा सा और एक सिंपल सवाल अब आपके पास है। सवाल क्या है बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.61 मोल ऑफ O2। देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्रिक से सॉल्व कर देते हैं, आपके सामने, यही आपकी आंखों के सामने कैसे इसे ट्रिक से सॉल्व कर देते हैं। लेट्स देखिएगा,
हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है, यहाँ बैठा है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। इस ट्रिक को खाली बस याद कर लेना है, आपने कॉपी में जरूर लिख लो। अगर आप कॉपी पेन पकड़ के बैठे हो तो एकदम ट्रिक को जरूर लिखना। यहाँ आपके पास दिया रहेगा आपका मास और इधर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स का मतलब आप सभी जानते हैं, क्या क्या होता है बेटा पार्टिकल का मतलब? पार्टिकल का मतलब एटम भी होते हैं, आयन भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। ये मास का मतलब होता है गिवन मास। एक बात और याद रखना है हमको, फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स का? तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय कौन सा मास? मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास। ये नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है। एकदम पहला और सिंपल ट्रिक आप याद रखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम क्या बोले? गिवन मास बाय मोलर मास। वही मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास है बेटा। मोलर मास का मतलब है मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास का मतलब क्या बताया? मॉलिक्यूलर। अभी जैसे निकाल देते हैं तो सिखा रहे थे ना, CO2 है, एकदम समझो। कार्बन हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन हो गया 16 into 2 कर दिए 44, जो आ रहा था 44 ग्राम। बस ये मोलर मास भी हम इसको समझाएंगे। आगे हम लोग इसके बारे में और बहुत सारी बातें करने वाले हैं मोलर मास के बारे में। फिलहाल आप लोग इतना समझेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्वेश्चन में गिवन मास दिया होगा और डिवाइड बाय मोलर मास करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। लेकिन अब अपने पास क्वेश्चन जो है वो देखिए, तो गिवन मास में हम क्या करें कि हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए? गिवन मास में हमने क्या किया है कि नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। देखो क्या किया हमने, तो डिवाइड किया किससे सर? तो मोलर मास से। एकदम साफ साफ लिख दें, डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास में, ये मास मतलब गिवन मास है, तो गिवन मास में हम क्या करेंगे? गिवन मास में हम क्या करेंगे? तो मोलर मास से हम इसको डिवाइड कर देंगे। मोलर मास से इसको हम डिवाइड कर देंगे, राइट? मोलर मास से इसको हम डिवाइड कर देंगे। गिवन मास में डिवाइड कर देंगे मोलर मास, तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स से अगर हमको गिवन मास निकालना है तो जरा सोचो, नंबर ऑफ मोल्स से अगर हमको गिवन मास होता है, इन दोनों का हम क्या करेंगे? वेरी सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा? तो मोलर मास। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। बोलो हां यार। देखो बस खाली ट्रिक याद रखना है, कैसे क्वेश्चन हम लोग को आसानी से बन जाएगा। नंबर ऑफ मोल से अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कौन सा नंबर से? एवोगाड्रो नंबर। ए मतलब एवोगाड्रो, एन मतलब नंबर, और वो होता कितना है सर? ये तो हम लोग बहुत अच्छा जानते हैं, 6.022 into 10 का पावर 23। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर निर्भर करेगा, एटम पूछा है कि आयन पूछा है कि मॉलिक्यूल। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हमको अगर मोल में जाना है तो उल्टा करना है बेटा, डिवाइड करेंगे कि कौन सा नंबर से? एवोगाड्रो नंबर से। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दो और देखो ट्रिक का कमाल कैसे। बस खाली मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब तुमको अच्छा आना चाहिए। बस ट्रिक का कमाल देखो, क्या बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। यही सीखना है बेटा बस। उसके बाद बाकी सब तुम्हारे हाथ में, चुटकी बजाते ही इनके क्वेश्चन सॉल्व। पहला सवाल हमारा आज का क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान दो, कैलकुलेट द, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स के बारे में। नंबर ऑफ एटम्स किसका है? तो ऑक्सीजन का है। किसमें प्रेजेंट है मेरा? कितने में? 0.61